सो नाउ लिसन, आपने फर्स्ट चैप्टर यूनिट एनिमेशन स्टार्ट कर दिया है क्लास 11 का। अच्छा, तो क्या चैप्टर इजी लग रहा है, हार्ड लग रहा है? या आपने बहुत सारी न्यूज़ सुन रखी है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर फिजिक्स टफ आती है, फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के बाद आपको लग रहा है कि फिजिक्स काफ़ी टिपिकल है, या आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो आपको लग रहा है कि फिजिक्स पढ़ता ही क्यों। अच्छा, फिजिक्स में पूरी मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है, आपको लगता है मैंने गलती तो नहीं कर दी फिजिक्स लेके, साइंस लेके, ठीक है। या फिर आपको लगता है कि कौन सी बुक मेरे लिए काफ़ी अच्छी है, मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, किसी ने मुझे ये बुक रिकमेंड करी है तो क्या मुझे पढ़नी चाहिए। तो अगर ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में चल रहे हैं तो रुक जाइए, सबसे पहले ये फर्स्ट लेसन केवल आपके लिए ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइंस। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ेंगे। देखिए साइंस क्या है। सबसे पहले अगर साइंस की अगर हम बात करते हैं ना, तो साइंस जो है आपके पास सिंपल सी अगर हम बात करें तो साइंस जो वर्ड है उसका जो ऑरिजिनेटेड वर्ड है, जो ओरिजिनल वर्ड है वो है साइंशिया। ओके, साइंशिया। अभी जो साइंशिया वर्ड है इसका वर्ड मीनिंग क्या निकलता है? इसका वर्ड मीनिंग निकलता है टू नो, कुछ जानना, टू नो। सिंपल सी बात है। नाउ लुक एट हियर। अब साइंस के अंदर मतलब एक साइंस बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सबसे पहले आती है फिजिक्स, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, ठीक है। तो अभी हम मेन फोकस केवल फिजिक्स पर रखते हैं। तो नाउ लुक एट हियर, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो जो फिजिक्स है ये भी ओरिजिनल वर्ड नहीं है, ठीक है। ये जो मेन वर्ड है वो है आपके पास फ्यूसिस। कई बुक में आपको ऐसे स्पेल दिखेगा, कई बुक में ऐसे दिखेगा, बट प्रोनाउंसिएशन सेम है, फ्यूसिस। अगर आप इसके वर्ड मीनिंग पे जाएंगे तो इसका वर्ड मीनिंग क्या निकलता है? नेचर। इसका वर्ड मीनिंग क्या निकलता है बच्चों? नेचर। तो आप देखिए, आप बहुत इजी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि साइंस और फिजिक्स में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए, साइंस का मतलब है टू नो और फिजिक्स का मतलब है नेचर। तो अगर हम सिंपल सी बात, अगर साइंस को कनेक्ट करते हैं, क्या ठीक, अगर हम साइंस को कनेक्ट करते हैं नेचर से तो क्या निकल के आता है? टू नो अबाउट नेचर। इन दोनों कनेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? टू नो अबाउट नेचर। ओके, तो जब नेचर को ही पढ़ना है तो क्यों ना नेचुरल टेक्निक अपनाई जाए। क्यों हम अलग दूसरे रेगुलर सब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट करते हैं? अरे ये बहुत नेचुरल सब्जेक्ट है, इसको नेचुरल तरीके से पढ़िए। एक लिटरेचर सब्जेक्ट नहीं है कि आपने डेफिनेशन पढ़ लिया, लॉ पढ़ लिए, रट लिए, ठीक है, और उसको आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को लेके, आईआईटी की प्रॉब्लम को लेके, नीट की प्रॉब्लम को लेके। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर फंडामेंटली हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। देखिए, अगर इसको मैं थोड़ा सा एक बिजनेस लैंग्वेज के बारे में बात करूं या कॉमर्स सेक्शन की फील्ड को लेकर बात करूं तो देखिए, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल आपसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। सिंपल सी बात है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। और इसके जो रिटर्न आने वाले हैं ना, वो कंपाउंडली बहुत अच्छे आने वाले हैं। और एक बार आपने इसको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कर लिया तो उसके बाद तो बहुत आसान हो जाता है, केवल इसमें प्रॉब्लम से आपको डील करना है। हाँ, अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हैं तो प्रॉब्लम का लेवल अलग होगा। अगर आप आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। देखो, माइंड का क्या है, माइंड हमेशा आसान से आसान काम कराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये सारे इन्वेंशन इसलिए हुए हैं। आज वॉशिंग मशीन का इन्वेंशन, डिश वॉशर का इन्वेंशन, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मॉप का, रोबो मॉप का इन्वेंशन, बहुत सारी, ये पैन का इन्वेंशन, सारी चीज़ों का इन्वेंशन माइंड इसलिए करता है क्योंकि माइंड आपसे सबसे इजी काम कराना चाहता है। तो अब देखिए कि आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग के अंदर अपने माइंड से टफ काम कराना है। तो एक बार हैबिट बन गई तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड में लेके चलेगा। और पहली बात, सुनना ही नहीं है,
ये सब ध्यान लगाना ही नहीं है कि फिजिक्स बहुत हार्ड है। अगर आप किसी चीज़ को आप हार्ड ही एक्सेप्ट करोगे तो भाई हार्ड ही बनेगी। तो क्यों सोचना, आप तो सिंपल तरीके से पढ़िए जैसे अभी तक 10th क्लास में पढ़ते हैं और सिंपल सा इस फर्स्ट लेसन को कवर करिए। ठीक है, तो नाउ आप देखिए फिजिक्स के अंदर हमें समझ में आया कि व्हाट डू मीन बाय फिजिक्स, ये क्या है, टू नो अबाउट द नेचर। अगर डेफिनेशन पर जाएंगे तो क्या होगा, टू स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। सिंपल सी बात है। तो देखिए अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाता हूँ, ठीक है। अच्छा एक बच्चों एक बात तो बताइए कि आपको पता है डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है ना, लॉस क्या होता है नहीं। तो देखिए डेफिनेशन क्या होता है, जो यूनिवर्सलाइज होती है, और लॉ किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे लगाए जाते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर ट्रैफिक रूल अलग है, अमेरिका के अंदर अलग है। अब मान लीजिए पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, हमने एक ही ट्रैफिक रूल को फॉलो अप कर दिया। तो मान लीजिए कि हमने एक ही लैंग्वेज को, एक ही स्टेटमेंट को हमने क्या कर दिया, यूनिवर्सलाइज कर दिया, तो वो चीज़ बन जाती है डेफिनेशन। जैसे हमने पढ़ा नाउन की डेफिनेशन इंग्लिश के अंदर, अ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। बट वहाँ पे कोई लॉ नहीं पढ़ते कि नाउन को पढ़ने का फर्स्ट लॉ ये है, सेकंड लॉ ये है, थर्ड लॉ ये है, लाइक अ मोशन, ठीक है। तो लॉ एक स्पेसिफिक सिनेरियो, स्पेसिफिक एरिया के अंदर काम करते हैं। थर्मोडायनामिक्स के अलग लॉज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अलग लॉज हैं, मैकेनिक्स के अलग लॉज हैं, ठीक है। तो चलिए अब डेफिनेशन पे जाते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स है क्या, सिंपल सी, द स्टडी अबाउट नेचर एंड its natural phenomena and its look at here and its natural phenomenon। अब नेचुरल फिनोमिनन में क्या आता है, नेचुरल फिनोमिना में आता क्या है, देखिए मैंने ये पर्टिकुलर पेंसिल को पकड़ रखा है, पकड़ रखा है ना, पकड़ रखा है। मैं प्रेस कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है मेरी फिंगर थोड़ी सी प्रेस हो रही है जब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, राइट। तो ये भी एक नेचुरल प्रॉब्लम है, नेचुरल तरीके समझिए ना। तो देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है, देखो फिजिक्स को पढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका है, जो उसके मेन प्रिंसिपल्स हैं वो होते हैं दो टाइप के, ठीक है। क्या तो यहाँ पे सबसे पहला तरीका क्या है, यूनिफिकेशन। अब ये यूनिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, अभी देखते हैं, ज़्यादा आप कंफ्यूज मत होइए। और दूसरा तरीका क्या है, रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म, राइट। अब समझिए, बहुत आसान लैंग्वेज समझिए कि एक प्रॉब्लम है मेरे पास कि मैं इस पेंसिल को से लिखता हूं। अच्छा, अब मुझे इस पेंसिल से लिखने के लिए इस पेंसिल पर अपने हाथों से फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना। तो ये फोर्स क्या होता है, ये फोर्स होता है क्या है, अरे सिंपल सी बात है, फोर्स। तो अब देखिए फोर्स होता क्या है, कौन लगा रहा है, तो फोर्स आता कहां से, अरे सिंपल सी बात है कि जब मैं इस पेंसिल को होल्ड करूंगा, पकड़ूंगा, तो मेरी फिंगर्स इस पेंसिल पर फोर्स लगा रही हैं। और देखिए ये सिंपल, मेरा हैंड ऐसे था, ठीक है। अब देखिए जब मैं इस पेंसिल को पकड़ रहा हूं तो पेंसिल पकड़ने, आप देखिए थोड़ा सा मेरे हैंड पर भी फोर्स लग रहा है, तो मेरी फिंगर प्रेस हो रही है। तो ये फोर्स क्या होता है, तो देखिए ये फोर्स क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से इंटरेक्ट कर रही है। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा ना, फोर्स आएगा ही नहीं। तो फोर्स आता क्या है, क्योंकि पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पर क्या लगाया, एक सर्टेन इंटरेक्शन करी, तो फोर्स आया। ऐसे ही पेंसिल पर भी अगर मेरी फिंगर पर पेंसिल फोर्स लगा रही है, तो सेम टाइम में पेंसिल पर भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर सेम टाइम में मेरी फिंगर पेंसिल पे फोर्स लगा रही है, तो सेम टाइम में पेंसिल पर भी फोर्स लग रहा है। तो देखिए जब तक दो बॉडी का इंटरेक्शन नहीं होगा, फोर्स लग ही नहीं सकता है, ठीक है। चाहे आप एरिस्टोटल फॉलिसी के बारे में बात कर लीजिए, उसके बाद में गैलीलियो के बारे में बात कर लीजिए। अब लेटेस्ट थ्योरी जो है न्यूटन के लिए, तो न्यूटन यही कहते हैं अपने थर्ड लॉ के अंदर कि ये फोर्स आता कहां से है, तो फोर्स कहीं से नहीं आता, दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन होती है तो ये फोर्स काम करता है, सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। सो नाउ अगर हम बात करें यूनिफिकेशन की, तो यही तो यूनिफिकेशन है कि हमने समझा कि दो बॉडी के बीच में जब फोर्स लग रहा है, तो ये क्या है, यूनिफिकेशन हो गया। हमने कारण जान लिया किसके बीच में, जो इसके बीच में फोर्स लग रहा है, कि हम क्यों लिख पाते हैं पेंसिल से, भाई फोर्स है, ठीक है। सो नाउ अब बात आती है यूनिफिकेशन की। तो यूनिफिकेशन के अंदर हम बात करते हैं कि यूनिफिकेशन क्या है। यूनिफिकेशन कुछ नहीं है कि सिंपल सी जितनी भी थ्योरीज हैं, जितनी भी आपके पास प्रैक्टिकलिटी वे के अंदर जो भी इस नेचर के अंदर परफॉर्म हो रहा है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरा, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरा, तो नीचे गिरने के अंदर हम बात नहीं करते हैं फोर्स लग रहा है, इसमें बात हम करते हैं यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पर ग्रेविटी वर्क कर रही है, ठीक है, सिंपल। तो दैट इज अ यूनिफिकेशन। अब नेक्स्ट आते हैं रिडक्शनिज्म।
अब रिडक्शनिज्म होता क्या है? तो रिडक्शनिज्म में क्या होता है, हमने बात करी, अच्छा किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है, अच्छा किसी का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, अच्छा किसी का एक्सेलेरेशन निकालना है। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं हमने क्या पता लगाया, भाई वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ओके, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, उससे फोर्स भी फाइंड आउट करना है, फिर वर्क डन भी निकालना है, ठीक है, राइट। तो नाउ ये क्या है, ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को, सारे माइक्रो कॉन्सेप्ट को लेके हमने एक मैक्रो कॉन्सेप्ट बनाया, ठीक है। ये सारे क्या थे, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो कॉन्सेप्ट को लेके हमने क्या बनाया, एक मैक्रो सब्जेक्ट से डील कर दी, उसका नाम रख दिया भाई ये क्या है, ये सब हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स के अंदर। हम क्या पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं मैकेनिक्स के अंदर। चीज़ें हमारे लिए सिंपल होती चली जा रही हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, देखिए आप, तो इनिशियली हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उस चीज़ को बेसिक लेवल से नहीं समझते हैं, बस हमने पढ़ा और ट्राई आउट करते हैं, बड़े बड़े न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर डिप्रेस होकर बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं फिर इससे बहुत हार्ड है, मेरे से तो नहीं हो रही है। नहीं, बहुत छोटे छोटे लेवल से स्टार्ट करिए, टॉर्टॉइस से सीखिए। इनिशियली स्पीड बहुत कम, एंड देन फाइनल वेलोसिटी ये स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस पैटर्न को लेके आप अपना काम पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। अब बेसिकली हमें क्या करना होता है, सेकंड जो क्वेश्चन इस फर्स्ट लेसन में आता है कि कौन सी बुक पढ़नी है। तो कौन सी बुक पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है या कोई एक डिफरेंट रिफ्रेशर पढ़नी है, कोई एक रेफरेंस बुक पढ़नी है, ठीक है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज मैं आपको देता हूँ। देखिए, जो भी आपके पास, अगर आपके पास बहुत सारी वैरायटी होगी ना, ठीक है। अब बहुत सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब आपका पेट भरा हुआ होता है तो वर्ल्ड की सबसे अच्छी डिश कोई एक सबसे बढ़िया शेफ से अगर आपको बना के दी जाएगी ना, आप उसमें भी कमी निकाल दोगे। उसमें थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स कम रह गया है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, एक बुक पकड़ लीजिए, जितनी भी रेफरेंस बुक होती हैं, पहले छोड़िए रेफरेंस बुक। आपको अच्छा ये पता है कि रेफरेंस बुक और रिफ्रेश में फ़र्क क्या होता है? रेफरेंस बुक होती है किसी एक कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बहुत ज़्यादा एक अनदर लेवल में ले जाने के लिए। तो रेफरेंस बुक के नाम पर हम देखते हैं एस.सी. वर्मा है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है, फंडामेंटल फिजिक्स में बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ के एक थोड़ा सा हार्डशिप वर्क कराना है अपने माइंड से, राइट। और उसके बाद में कोई सी भी एक बुक पकड़ लीजिए, कोई भी एक बुक पकड़ लीजिए और उसको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रॉब्लम यही आती है, एक बुक पढ़ी हमें अच्छी लग रही, नहीं, अरे टाइम तो दीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कोई सी भी रेफरेंस बुक की, बहुत सारी रेफरेंस बुक अवेलेबल हैं, जैसे कि एस.एल. अरोड़ा है, प्रदीप है, बहुत सारी बुक्स हैं। तो आप एक बुक को लीजिए, उसी में बहुत कुछ है। अगर आपने तहे दिल से एक बुक भी सॉल्व करना, पूरी बुक को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया ना, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। सारे उसमें भी बहुत डिफरेंट सेक्शन रहते हैं, नीट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हैं, जेई से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हैं। तो करिए तो सही, अरे स्टार्ट करिए सही। अपने माइंड को कंफर्ट जोन से निकाल के थोड़ा सा उससे हार्डशिप कराइए तो सही, और देखिए मजा। और उसके बाद में वापस से स्टार्ट करिए, रीस्टार्ट करिए, क्या, यूनिट एंड डायमेंशन, मैकेनिक्स एंड सो ऑन, आगे की हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता, हार्ड हम बनाते हैं। पहले तो दुनिया से सुन के, और दूसरा थोड़ा सा क्योंकि माइंड में ही चला गया, सब बोल रहे हैं हार्ड है हार्ड है हार्ड है, तो ऑटोमेटिकली माइंड में एक इन्फॉर्मेशन तो गई हार्ड तो ही, फिर थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना स्टार्ट करते, बोलते हैं हाँ ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये तो हमसे नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। और ऑटोमेटिकली इस फिजिक्स को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक टूलशिप हमने बनाए हैं, और हमारे आगे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिकली बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको अपलोड कर रखा है, तो बहुत ही ऑटोमेटिकली, तो हमने बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी कि ये डिफरेंशियल क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। तो स्टार्ट करिए, पहले उन बेसिक टूल्स को ख़त्म करिए, बेसिक मैथमेटिक्स को ख़त्म करिए, फिर आ जाइए वापस यूनिट एंड डायमेंशन पर, मैकेनिक्स पर और सारे डिफरेंट चैप्टर्स पर। तो आई होप ये सबसे पहला फर्स्ट लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर एक बच्चे के लिए, ठीक है। और किसी को टारगेट नहीं करना है, क्या कौन सा मेरा फ्रेंड ये कोचिंग जा रहा है, वो कोचिंग जा रहा है, नहीं, छोड़ दीजिए। आप अपने सबसे पहले फंडामेंटल पे ध्यान दीजिए। अगर आपके फंडामेंटल अच्छे हो गए ना, तो देखिए आगे कुछ नहीं करना है, आपको डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स का लेवल देखिए, बोर्ड एग्जाम का प्रॉब्लम लेवल, ठीक है, और नीट का, आजकल नीट का और सीबीएसई बोर्ड का लेवल थोड़ा सा मैच कर रहा है, ठीक है।
तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। अगर आप क्या करेंगे, नीट की प्रॉब्लम करते रहेंगे, 50-60 प्रॉब्लम नीट की कर ली, आप सोच रहे हैं आईआईटी की प्रॉब्लम, तो नहीं, वो कंफर्ट जोन से आपको आगे निकलना पड़ेगा। आईआईटी के लिए अलग लेवल के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। अगर टीचर आपके क्लास में पढ़ा रहा है, अगर वो 1 या 2 क्वेश्चन करा रहा है, ठीक है, तो आपको कम से कम 100-150 क्वेश्चन करने हैं, वो भी अलग अलग टेक्निक के। करना क्या है, कुछ क्वेश्चन तो सिंपल पैटर्न के होते हैं, वो हम कर लेते हैं, अच्छा ये बात समझ में आ गई, ठीक है। एस सी वर्मा ने सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट में लिख रखा है कि फिजिक्स लाइक अ चेस गेम, एक चेस गेम की तरह है। हर दिन जिसके आप ओपोनेंट के सामने बैठेंगे, वो तो कोई दूसरी शतरंज के अंदर ट्रिक लगा रहा है, तो उस दिन आपको समझ में आएगा अच्छा ये ट्रिक भी थी। तो यहाँ पर फेलियर्स हैं, लेकिन हर एक फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा है, वो समझिए। और धीरे धीरे इन एक्सेप्ट, ये जो फेलियर हैं उनको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि जितना जल्दी हम फेलियर को एक्सेप्ट करेंगे, हर दिन हर बार कुछ नया सीखेंगे, और यही चीज़ें तो आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएंगी। तो नाउ आगे हम बात करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर की। तो देखिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें इसके कोर्स स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि फिज़िक्स जो है आपके पास, जो फिज़िक्स है आपके पास, वो ब्रॉडली मेनली अगर हम बात करें तो उसके कुछ सब ब्रांच हैं। तो पहली सब ब्रांच आती है मैकेनिक्स, जहाँ पर हम बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन और रेस्ट कंडीशन के बारे में, ठीक है। आगे फर्दर मैकेनिक्स की भी ब्रांचेज हैं, उसके बारे में डिटेल कोर्स में बात करेंगे। देन उसके बाद में आता है आपके पास थर्मोडायनेमिक्स, ओके, थर्मोडायनेमिक्स। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। देन नेक्स्ट आपके पास आएगा ऑप्टिक्स, ओके, थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट आएगा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। तो देखिए, मेनली हम अगर कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको जो मैकेनिक्स रहने वाला है वो आपको पढ़ना है क्लास 11 के अंदर, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ना है क्लास 11 के अंदर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये आपको पढ़नी है क्लास 12 के अंदर। ऑप्टिक्स भी आपको क्लास 12 के अंदर ही पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स भी आपको क्लास 12 के अंदर पढ़ना है, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको क्लास 12 के अंदर पढ़ना है। तो हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से डिवाइड किया गया है, ठीक है, कि जो फिजिक्स है उसको डिफरेंट पार्ट में क्लास 11th में और क्लास 12 की हमें डिफरेंट ब्रांचेस में उससे डील करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारे पास जो क्लास 11 की हम बात करते हैं, तो क्लास 11 में हमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली जो भी कोर्स स्ट्रक्चर रहता है क्लास 11 के अंदर हमें मेनली बात करनी होती है मैकेनिक्स की, राइट। तो मैकेनिक्स की बात करते हैं तो देखिए, मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके पास आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर, तो पहले हम डील करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन से। तो मैकेनिक्स का पार्ट तो नहीं है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट्स के बारे में, ठीक है, कि किस टाइप से फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं, 1 मीटर क्या होता है, 1 सेकेंड क्या होता है। उसके बाद में प्योरली मैकेनिक्स की बात करेंगे। मैकेनिक्स के अंदर हम बात करेंगे मोशन, ठीक है। फर्स्ट बात करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देन बात की जाएगी मोशन इन अ प्लेन, ठीक है, प्लेन में मोशन कैसे हो रहा है। फिर मोशन करने के बाद इनके रीजन के बारे में बात करेंगे। तो रीजन आएगा लॉज ऑफ मोशन, ओके। देन आपके पास आएगा वर्क, एनर्जी एंड पावर को लेके। नेक्स्ट सेक्शन आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स को लेके, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन क्या होता है ये भी हम 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन। फिर नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स के बारे में बात करेंगे, जो रहेगा हमारे पास क्लास 11 के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास मैकेनिकल
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स में क्या क्या आएगा आपके पास, लिक्विड्स भी आ जाएंगे प्लस गैस भी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम एंटर करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, तो पहला चैप्टर पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें लॉज, जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ की। नेक्स्ट हम बात करेंगे केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एंड द लास्ट हम बात करेंगे ऑक्सीलेशन, ठीक है, और लास्ट बात की जाएगी वेव की, ओके। लुक एट हियर वेव्स। तो कुछ इस टाइप से हमारा जो है कोर्स स्ट्रक्चर 11th क्लास का रहने वाला है। थोड़ा सा बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप होते हम लेते हैं क्लास 11 के अंदर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा जो है एज़ कम्पेयर, थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा हम बात करें तो थोड़ा भी बोलना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्लास 11 के अंदर, क्योंकि जो है क्लास 11 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। उसके बाद हम 11th क्लास में के बाद और 12th क्लास में मूव ऑन करते हैं, तो थोड़ा सा हमें फील गुड लगता है, मतलब थोड़ा सा जो कोर्स है, जो कोर्स स्ट्रक्चर है, कंटेंट है, काफ़ी थोड़े से अच्छे हैं, अच्छे लगते हैं क्लास 11 के कंपेयर में, तो ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास जस्ट आफ्टर द क्लास 11th वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लास 12th कोर्स स्ट्रक्चर। तो क्लास 12th में देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमें क्लास 12th में से मैंने आपको पहले बताया, हमें मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़नी है, ऑप्टिक्स पढ़ना है और थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। तो देखिए, तो हमारे पास क्लास 12th के अंदर हम बात करते हैं, जो सबसे पहला जो पार्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट फर्स्ट और पार्ट 1 मान सकते हैं। तो इसमें पहले पार्ट में आपके पास फोर्स एंड फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, किस टाइप से चार्ज पर फोर्स लगता है, ठीक है, फील्ड स्पेशली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात करेंगे। सेकंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट आता है, ठीक है, वैसे तो एक ही पार्ट है ये, अगर आप हायर स्टडी में इसको एक ही टॉपिक लेंगे, बट क्लास 12 के अकॉर्डिंग इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हो। तो सेकंड पार्ट में बात करेंगे पोटेंशियल की, ठीक है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, ओके। नाउ थर्ड चैप्टर हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की, करंट इलेक्ट्रिसिटी की, ओके। नाउ फोर्थ चैप्टर में हम बात करेंगे थोड़ा सा मैग्नेटिज्म के बारे में, मैग्नेटोस्टैटिक के बारे में। तो वो चैप्टर आएगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ओके। नाउ नेक्स्ट अब आपके पास आएगा प्योर मैग्नेटिक, तो वो आएगा आपके पास मैग्नेटिज्म, कैटिया। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास आएगा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ओके। देन नेक्स्ट आएगा इसका एप्लीकेशन पार्ट, जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फैराडेज लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिकल चैप्टर है। फिर आएगा एसी, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ओके। नाउ नेक्स्ट आएगा आपके पास पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद में लास्ट में जैसे कि हम एक ऐसे लिखते हैं, इस टाइप से एक कंक्लूसिव चैप्टर आएगा, उसका नाम है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव के नाम से हम देखेंगे। तो ये पूरा पार्ट जो आप देखते हैं, ये पूरा पार्ट क्या है, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है क्लास 12 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स की, ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़े बड़े नाम नहीं है, डरिए मत, हमने 10th क्लास के अंदर लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ रखा है, ह्यूमन आई क्लेफो वर्ल्ड पढ़ रखा है, वही है, थोड़ा सा और हायर वर्जन है। और नेक्स्ट है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा आपके पास ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, एंड रेडिएशन, ओके। नेक्स्ट आपके पास आएगा एटम्स, नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपके पास एटम्स, एंड इसके बाद आएगा न्यूक्लियाई, और लास्ट चैप्टर आएगा आपके पास सेमीकंडक्टर फिजिक्स, मतलब हम यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है।
और ये हो गया आपके पास ऑप्टिक्स। तो देखिए इस टाइप से बहुत सिंपल तरीके से एप्पल पाई ऑर्डर के अंदर हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर डिवाइडेड है क्लास 11th एंड 12th का। क्लास 11th हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, क्लास 12 थोड़ी सी इजी हो जाती है। तो क्लास 12th में आके आप बोलेंगे मेरी फिजिक्स अच्छी होगी, तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि हमारे पास जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर अच्छा है, मतलब दोनों ही कंटेंट तो अच्छे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि ये सारा जो कंटेंट है, मतलब फिजिक्स का जो ये पूरा का पूरा कंटेंट है, पढ़ना कैसे है। ठीक है, मैं प्राइम क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, हाउ टू स्टडी फिजिक्स। देखिए प्राइमरीली हम क्या बात करते हैं कि हम इस सब्जेक्ट को एक लिटरेचर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं कि अभी तक बस पढ़ लिया, समझ लिया, जितना समझ में आती अच्छी बात है, नहीं तो रट लिया, डेरिवेशन को रटने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए आज आपके पास आपको सबसे पहले फिजिक्स को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करना है। फंडामेंटल का मतलब होता है थ्योरी अच्छी करनी है। फिर इसके टेक्निकल्स के बारे में जाना है तो हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो देखिए कुछ चीज़ें आप 30-40% थ्योरी समझेंगे, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो ऑटोमेटिकली आपको न्यूमेरिकल करने से ही उसका प्रैक्टिकल वे समझ में आएगा। तो अगर मैं बात यहाँ पे प्रैक्टिकल वे की कर रहा हूँ तो एक छोटा सा यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि आपको फिजिक्स पढ़नी कैसे है। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल रखने वाला हूँ कि यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कार ड्राइव कर रहे हैं, काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, आपकी उम्र के ही हैं। ठीक है, लेकिन आपको बिफोर 18 कार ड्राइव नहीं करनी है। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूँगा। मान लीजिए कि मैंने आपको एक पर्टिकुलर लेसन दे रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कार कैसे चलानी है। तो देखिए कार कैसे चलानी है वो सीखने के लिए, हाउ टू ड्राइव द कार, उसके लिए मैंने क्या करा, आपसे बोला एक अच्छी सी आप एक नोटबुक ले आइए। ठीक है, और नोटबुक में पहले दिन से ही मैंने क्या लिखना स्टार्ट कर दी, काफ़ी अच्छे एक मिनट डिटेल में आपको नोट्स लिखाना स्टार्ट कर दिया। भाई स्टेप नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, ABC। ठीक है, एक्सलेट, ब्रेक एंड क्लच। ठीक है, अगर आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है तो उसके अंदर क्या होगा, एक्सीलेटर और ब्रेक ही होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया मैंने। 10 डे की पूरी 2-2 घंटे की थ्योरी क्लास ली। ठीक है, और 11th डे आपको बोल दिया कि आप आराम से कार चला लेंगे। तो आप बताइए कि क्या आप आराम से इजीली कार चला पाएंगे? बताइए, नहीं ना। तो यही चीज़ है, आपको अगर कार चलाना, कितनी भी थ्योरी मैंने करा दी, लेकिन आप अगर मैं थ्योरी के साथ अगर समझाता कुछ करता, फर्स्ट डे से आपको कार में बैठ के आपको चलाना सिखाता, तो बहुत जल्दी आप सीखते। तो मतलब आप कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल वे से ही सीखना जरूरी है। सोचिए आपने जब सबसे पहले बाइसिकल चलाना सीखा था, किस टाइप से बैलेंस करना सीखा था, आपको क्या थ्योरी सीखी, या सबसे पहले जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है कैसे अपनी बॉडी बैलेंस करता है, क्या करता है, क्या उसके लिए हमने कोई कोचिंग करी थी, क्या पता था इतने एंगल पे नी को बैंड करना है? नहीं ना, ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिकल मतलब नेचुरल वे से ही आती हैं। तो फिजिक्स भी सेम है। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको फंडामेंटल स्टडी यानी कि थ्योरी पढ़नी है। उसके बाद में उसके पास धीरे धीरे लेवल वाइज आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। लेवल वाइज क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल्स करना है। जब तक न्यूमेरिकल्स करेंगे नहीं भाई, आपको फिजिक्स समझ में नहीं आने वाली है, ये तो बात मान लीजिए। और न्यूमेरिकल्स भी अलग अलग पैटर्न के करने हैं। अगर आपको आपके टीचर जो हैं 1 और 2 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आपका काम होता है कम से कम उससे या अलग अलग लेवल के 50 to 60 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के आपको करने हैं, बिल्कुल करने हैं। और ध्यान रखिए कि अगर जो फर्स्ट टाइम हमने मेहनत कर ली, अगर फर्स्ट टाइम जो होता है, फर्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस होता है किसी भी एग्जाम को फाइट करने का, और जो एनर्जी लेवल होता है वो सबसे बढ़िया टॉप लेवल का होता है। तो जो बच्चा फर्स्ट, मतलब आपको सोचना ही नहीं है कि हमें ड्रॉप करना है, तैयारी करिए। अगर आप स्कूल्स में हैं, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, कुछ कहीं भी आप देख रहे हैं, किसी को भी आप फॉलो कर रहे हैं, टीचर से उसका जो भी आपके पास नॉलेज है गेन करिए। प्लस आप अपने आप को देखिए कि आपका माइंड क्या चाह रहा है। आपका माइंड ये नहीं कि टीचर ने आपको दे दिया, नहीं, आप अपने आप सबसे थोड़ी रिसर्च करिए। आपको माइंड से पूछिए आपको क्या चाहिए, कि किस टाइप से कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, कोई पर्टिकुलर वर्ड समझ में नहीं आ रहा। तो आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, केवल आपको केवल बैठ के आपको सर्च करना है और उसकी डिटेल स्टडी आपके पास आ जाएगी। थोड़ा सा काम आपको करना है, थोड़े से नोट्स जो होते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात है, नोट्स सबसे पहले खुद के बनने चाहिए। ठीक है, आजकल बहुत बड़ा फैशन है कि प्रिंट आउट नोट्स लेके हम घूमते रहते हैं 2000, ऐसा नहीं। नोट्स ले लिए, ये कर लिए, डीडीपी सॉल्व कर ली, नहीं। सबसे पहले पढ़ने के बाद खुद से नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नोट्स आपके अकॉर्डिंग होंगे। हर एक बच्चे का माइंडसेट अलग है, हर एक बच्चे का डीएनए अलग है, हर एक बच्चे की सोच अलग है, हर एक बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर एक बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग है, हर एक बच्चे का चीज़ों को समझने का तरीका अलग है। तो प्लीज़
ठीक है, समझिए और इस टाइप से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये आई होप ये वीडियो लेक्चर मुझे लगा आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट लेसन बिफोर द सिलेबस गोइंग टू बी स्टार्ट, इफ़ यू आर गोइंग टू बी स्टार्ट योर सिलेबस, सो बिफोर दैट प्लीज़ लिसन दिस फर्स्ट लेसन ऑफ फिजिक्स इम्पॉर्टेंटली। एंड कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। फिजिक्स रिलेटेड कुछ भी आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी, क्या कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, माइंडसेट सेट नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो. I am going to try to solve your problem in a very simplest way. Thank you very much.